इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है। आप लोगों ने ये बात अक्सर सुनी होगी, लेकिन 90 के दशक की एक वारदात ने न सिर्फ प्यार, जज्बात और भरोसे का कत्ल किया, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया था। यहाँ तक कि इस कहानी को सुनने वाले भी खौफजदा हो गए थे, क्योंकि इसमें मक्कारी और अंधविश्वास जैसे पहलू भी शामिल थे। आज के केस में आप सुनेंगे शाकिरा खलीली हत्याकांड की वो घिनौनी वारदात, जब शाकिरा खलीली को जिंदा ताबूत में दफना दिया गया था। यही नहीं, जिस जगह शाकिरा खलीली को दफनाया गया था उसके ऊपर कातिल ने एक डांस बार बनवा दिया और 3 साल तक वो उस कब्र के ऊपर थिरकता रहा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि शाकिरा खलीली थी कौन। शाकिरा खलीली मैसूर राजघराने की दीवान सर मिर्ज़ा इस्माइल की नवासी थी, यानी कि सर मिर्ज़ा इस्माइल शाकिरा खलीली के नाना थे। शाकिरा खलीली की शादी 18 साल की उम्र में उनके कज़न अकबर मिर्ज़ा खलीली से होती है। ये एक लव मैरिज थी। अकबर मिर्ज़ा खलीली IAS ऑफिसर थे। शादी के कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इसी दौरान उनके यहाँ 4 बेटियों ने जन्म लिया, लेकिन शाकिरा खलीली इससे कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी। दरअसल उन्हें बेटी की ख्वाहिश थी। इसी दौरान शाकिरा खलीली दिल्ली में यूपी के एक शाही परिवार की शादी में आती हैं। वहीं उनकी मुलाकात मुरली मनोहर या स्वामी श्रद्धानंद से होती है। श्रद्धानंद शाही परिवार में नौकर था। उसके अलावा वो टैक्स और प्रॉपर्टी का भी अच्छा जानकार था। शाही परिवार के ये काम भी उसके ही जिम्मे थे। जिस वक्त शाकिरा खलीली की मुरली मनोहर से मुलाकात होती है, उस वक्त शाकिरा की उम्र 36 से 37 साल के आसपास थी। स्वामी श्रद्धानंद खुद को तंत्र मंत्र का जानकार भी बताता था। मुलाकात के दौरान ही स्वामी श्रद्धानंद को पता चल गया कि शाकिरा खलीली को बेटे की चाहत है, और चूंकि वो काफी अमीर थी इसलिए वह उनको अपने जाल में फंसाता है और कहता है कि वह ऐसा तंत्र मंत्र जानता है जिसके जरिए वो उन्हें बेटा दे सकता है। बेटे की लालच में शाकिरा खलीली श्रद्धानंद के चंगुल में फंस जाती हैं। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू होती हैं और बातचीत के दौरान ही श्रद्धानंद उन्हें यानी कि शाकिरा खलीली को अपने प्यार के जाल में फांस लेता है। यहाँ उन दोनों की बढ़ती हुई नजदीकियों की 2 वजह थी। एक तरफ जहां शाकिरा को बेटी की चाहत थी, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धानंद की नज़र शाकिरा खलीली की दौलत पर थी। धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया कि स्वामी श्रद्धानंद पर मोहित हो चुकी शाकिरा ने 21 साल पुराने अकबर मिर्ज़ा खलीली के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दिया और अपनी 4 बेटियों को भी खलीली को सौंप दिया। और इसके कुछ वक्त बाद सन 1986 में शाकिरा खलीली ने मुरली मनोहर या श्रद्धानंद के साथ शादी कर ली। शाकिरा की दूसरी शादी से उसके परिवार में कोई खुश नहीं था। शाकिरा की मां ने तो उसके साथ बातचीत भी करनी बंद कर दी थी। साथ ही 4 बेटियों में से 3 बेटियां भी मां से बातचीत नहीं करती थीं, जबकि सबसे छोटी बेटी सबा अपनी मां के बेहद करीब थी और वो अपनी मां से लगातार कांटेक्ट में रही। शाकिरा खलीली की बेटी सबा मुंबई में रहकर मॉडलिंग करती थी। वो अपनी मां को हमेशा फ़ोन करती रहती, लेकिन फिर अचानक उसकी मां से बातचीत होना बंद हो गई। और ये बात है मई सन 1991 की। वो अब जब भी कॉल करती या तो श्रद्धानंद फ़ोन उठाता या घर में मौजूद कोई और शख्स, और जब वो अपनी मां के बारे में पूछती तो उसे यही पता चलता कि वो कहीं गई हुई है। इसी तरह से कई महीने गुजर गए। आखिर एक दिन परेशान होकर सबा अपनी मां से मिलने बेंगलुरु आ गई। सबा ने अपनी मां के बारे में जब श्रद्धानंद से पूछा तो उसने गोलमोल सा जवाब दिया और कहा कि शाकिरा खलीली का अमेरिका में इलाज चल रहा है और वो प्रेग्नेंट है। सबा ने जब पूछा कि कौन से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है तो श्रद्धानंद ने न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल का नाम बताया। लेकिन जब सबा ने उस हॉस्पिटल में अपनी मां के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि इस नाम की कोई भी लेडी पेशेंट उनके यहाँ एडमिट नहीं है। सबा ने अपनी तरफ से अपनी मां को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो थक हार कर शाकिरा खलीली की गुमशुदगी के 9 महीने के बाद जून सन 1992 में बेंगलुरु के अशोक नगर पुलिस स्टेशन में अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। चूँकि शाकिरा खलीली एक जाना माना नाम था, इसलिए बेंगलुरु पुलिस फौरन हरकत में आ गई और शाकिरा की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का शक भी स्वामी श्रद्धानंद पर था, लेकिन उस वक्त तक स्वामी श्रद्धानंद बाबा टाइप बन गया था। बेंगलुरु में उसकी एक तरह से धाक जम चुकी थी। पुलिस में भी उसकी अच्छी जान पहचान थी, इसलिए शक होने के बावजूद पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ नहीं कर पा रही थी। जो पूछताछ की गई उसमें वो वही बात दोहराता कि शाकिरा खलीली का अमेरिका में इलाज चल रहा है। इस तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा
लेकिन बेंगलुरु पुलिस को इस मामले में कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसके बाद पुलिस के स्पेशल विंग सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच शुरू की। उस समय के पुलिस कमिश्नर पी कोदंडा रमैया ने इस मामले की जांच की निगरानी की। क्राइम ब्रांच ने श्रद्धानंद और शाकरा खलीली के परिवार वालों से कई बार पूछताछ की, लेकिन इन सब का कोई नतीजा नहीं निकला। इसी तरह धीरे धीरे 3 साल गुजर गए। पुलिस ने इस दौरान श्रद्धानंद को भी क्लीन चिट दे दी। पुलिस अब इस केस को क्लोज करने का सोच रही थी, क्योंकि हर मुमकिन कोशिश के बाद भी उन्हें शाकिरा खलीली के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था। इसी बीच एक चमत्कार होता है। दरअसल हुआ यूं कि क्राइम ब्रांच के एक कांस्टेबल का एक दोस्त था, जो कि कर्नाटक पुलिस में कांस्टेबल था। वो एक दिन एक शराब के ठेके के बाहर ड्यूटी दे रहा था। वहीं पर कुछ लोग शराब पी रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। बातों के दौरान ही कोई बात पुलिस की निकल आई। इसी दौरान उनमें से एक शख्स, जो कि ज्यादा ही नशे में था, कहने लगा, पुलिस क्या, पुलिस ये बस कहने को पुलिस है, ये कुछ नहीं कर पाती। अब देखो, पुलिस मेरे साहब को पकड़ना तो छोड़ो, 3 साल में लाश भी नहीं ढूंढ पाई है। अब जो कांस्टेबल वहां ड्यूटी दे रहा था, उसके कान खड़े हो गए। चूंकि वह सादी वर्दी में था, इसलिए और जानने के लिए उन लोगों के पास जाकर खड़ा हो गया और बातचीत के दौरान उसने नशे में धुत उस शख्स को और उकसाया कि वो और कुछ बताए। इसी दौरान उस शख्स ने कहा कि तुम शाकिरा खलीली को जानते हो? कांस्टेबल कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, ये कौन थी? जबकि वो शाकिरा और इस केस के बारे में अच्छे से जानता था। वो तो उस शख्स से और राज उगलवाना चाहता था, इसलिए बोला कि मैं नहीं जानता। उसके बाद वो शख्स बोला, अरे वही जो दीवान की नवासी थी, उसको मेरे साहब ने ताबूत में बंद करके जिंदा अपने घर के सहन में दफना दिया था और वो ताबूत मैं ही लाया था। अगर यकीन नहीं तो फला जगह फला नाम की एक दुकान है, मैं वहीं से लाया था। उसने जो दुकान का नाम बताया था वो एक कारपेंटर की दुकान थी और बहुत फेमस थी। अब कांस्टेबल को यकीन हो जाता है कि ये शख्स सच बोल रहा है। उसने फौरन उसी वक्त पुलिस को ये खबर दे दी। थोड़ी ही देर में पुलिस उसे वहां से गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ के दौरान जब उसका नशा कुछ कम हुआ तो उसने बताया कि वो पहले स्वामी श्रद्धानंद के यहाँ काम करता था। 1-1.5 साल पहले ही उसने वहाँ काम करना छोड़ दिया है। खैर, पूछताछ के बाद पुलिस सबसे पहले उस दुकान पर जाती है जहाँ से उस नौकर ने ताबूत खरीदा था। दुकान के मालिक से जब ताबूत के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि कुछ साल पहले एक खास ताबूत मेरे यहाँ से गया था। डायरी वगैरह देखकर उसने बताया कि 3 साल पहले स्वामी श्रद्धानंद ने एक इंसानी कद के बराबर का ताबूत बनाने का ऑर्डर दिया था। श्रद्धानंद ने बताया था कि उसके पास एक इंसानी कद के बराबर की मूर्ति है, उसी के लिए उसे एक ऐसा ताबूत चाहिए। इसके बाद पुलिस को यकीन हो जाता है कि असली गुनहगार स्वामी श्रद्धानंद ही है और उसी दिन यानी कि 30 अप्रैल सन 1994 को क्राइम ब्रांच श्रद्धानंद के घर पहुंचती है। उनके साथ श्रद्धानंद का नौकर भी था। जैसे ही श्रद्धानंद ने पुलिस के पास अपने नौकर को देखा, उसकी रंगत सफेद पड़ गई। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने उसे पुलिसिया स्टाइल में पूछताछ करनी शुरू की, लेकिन अब भी वो अपनी साख के बलबूते अकड़ दिखा रहा था कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है वगैरह वगैरह। लेकिन चूंकि पुलिस के पास एक जिंदा सबूत मौजूद था, इसलिए वो सख्ती से उससे पूछताछ करती रही और आखिरकार वो टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। और उसने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी। श्रद्धानंद ने शाकिरा को अपने जाल में फंसाकर शादी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी और दौलत के लिए की थी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे शाकिरा खलीली को श्रद्धानंद के लालच के बारे में पता चलना शुरू हो गया। वैसे भी वो अपने चारों बेटियों को पैसे भेजती रहती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे प्रॉपर्टी भी उनके नाम करने लगी। ये देखकर स्वामी श्रद्धानंद को अपना मंसूबा फेल होता नजर आने लगा। उसे लगा कि सारी प्रॉपर्टी ये बेटियों को दे देगी तो मेरे पास क्या बचेगा। इस बात को लेकर अक्सर दोनों में बहस भी होने लगी। श्रद्धानंद प्रॉपर्टी अपने नाम पर करने को कहता तो शाकिरा इस बात पर तैयार नहीं होती। अब श्रद्धानंद को लगने लगा कि अगर ये जिंदा रही तो धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी बेटियों को दे देगी और मैं खाली हाथ रह जाऊंगा। इसलिए उसने शाकिरा खलीली के कत्ल की साजिश रचनी शुरू कर दी। अब यहाँ उसका ये मसला था कि शाकिरा का पूरा परिवार और बेटियां उससे शादी के खिलाफ थी। अगर शाकिरा को कुछ हो जाता तो पहला शक उस पर ही जाता। इसके लिए उसके शातिर दिमाग ने कोई ऐसी तरकीब सोचनी शुरू की जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और जल्दी ही उसके शातिर दिमाग ने एक मंसूबा तैयार कर लिया। उसे शाकिरा खलीली कभी दुनिया के सामने ही ना आती
और उनकी मौत हमेशा एक राज बनी रहती। अब जो मंसूबा उसने बनाया उसे अंजाम देने के लिए उसने दिन चुना 28 अप्रैल 1991। उस दिन उसने अपने प्लान के तहत घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी। उसके बाद शाम को उसने शाकिरा के लिए अपने हाथों से चाय बनाई, जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिला दी। चाय पीते ही शाकिरा खलीली बेहोश हो जाती हैं। शाकिरा खलीली के बेहोश होते ही श्रद्धानंद ने जो ताबूत बनवाया था उसे खोला और उसके अंदर एक गद्दा बिछाया। गद्दा बिछाने के बाद उसने बेहोश शाकिरा को उस ताबूत में लिटा दिया और उसके ऊपर से एक और गद्दा डाल दिया और ताबूत बंद करके उसमें ताला लगा दिया। उसने घटना वाले दिन से एक दिन पहले घर के सहन में एक गड्ढा खुदवाया था। शाकिरा खलीली के पूछने पर उसने बताया था कि यहाँ पानी का एक टैंक बनाएंगे। शाकिरा खलीली की नजरों के सामने वो गड्ढा खुदता रहा, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि वो उनकी कब्र खोदी जा रही है और शायद वो पहली ऐसी इंसान नहीं होगी जो अपनी कब्र खुदते हुए देख रही थी। खैर, ताबूत में ताला लगाने के बाद वो ताबूत को उस गड्ढे में डालकर मिट्टी बराबर कर देता है। अगले दिन जब नौकर आते हैं तो उनसे कहता है कि टैंक वाले अपना काम करके जा चुके हैं, तुम लोग अच्छे से मिट्टी बराबर कर दो, आज मिस्त्री आएगा फ्लोरिंग के लिए। मार्बल वगैरह उसने पहले ही ऑर्डर किए हुए थे। इसके बाद उसने वहाँ मार्बल टाइल्स लगवा दिए, साथ ही साइड में वहीं एक बार बनवा दिया। ये सब करने के अगले ही दिन उसने वहीं एक पार्टी रखी। लोग शराब के नशे में रात भर उस फ्लोर के ऊपर थिरकते रहे जिसके नीचे शाकिरा खलीली जिंदा दफन थी। इस तरह से ये सिलसिला 3 सालों तक चलता रहा। हफ्ते में 2 से 3 बार श्रद्धानंद घर पर पार्टी रखता और शराब के नशे में अपनी पत्नी के कब्र के ऊपर थिरकता। खैर, जब क्राइम ब्रांच ने श्रद्धानंद से पूछा कि उसने शाकिरा खलीली को किस जगह दफन किया था तो उसने उस जगह की निशानदेही की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उस जगह की खुदाई करवाकर ताबूत को बाहर निकाला। चूंकि इस वारदात को गुजरे 3 साल का अरसा हो गया था, इसलिए लाश की जगह अब सिर्फ शाकिरा खलीली का कंकाल ही मौजूद था। जब शाकिरा खलीली का कंकाल बाहर निकाला गया तो क्रूरता की तमाम परतें एक के बाद एक खुलने लगी। लोग ये मंजर देखकर सिहर उठे थे, क्योंकि जब कंकाल को निकाला गया तो पाया गया कि शाकिरा खलीली का एक हाथ गद्दे को पकड़े हुए था, जो गद्दा कंकाल के नीचे पड़ा हुआ था। साथ ही ताबूत के किनारों पर और ऊपर नाखूनों के खरोच के निशान भी पाए गए, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि शाकिरा खलीली की मौत कितने दर्दनाक तरीके से हुई होगी। उन्होंने बाहर निकलने के लिए हर मुमकिन कोशिश की होगी, शायद आखिरी सांस तक। खैर, इस केस की सुनवाई तकरीबन 11 साल तक चलती रही और सुनवाई के दौरान लगभग 150 लोगों की गवाही ली गई और आखिरकार 12 सितंबर 2005 में हाई कोर्ट ने श्रद्धानंद को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट का मानना था कि श्रद्धानंद ने जिस तरह हत्या को अंजाम दिया था वो बहुत अधिक हिंसक था। साथ ही कोर्ट का ये भी कहना था कि ये हत्या पूरी प्लानिंग के साथ इंतहाई शांतिपूर्वक और बेरहमी से अंजाम दी गई थी। फिलहाल तो 22 जुलाई 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। देखा जाए तो बेटे की चाहत में शाकिरा खलीली ने अपनी जान गंवा दी। दूसरी तरफ दौलत की लालच में श्रद्धानंद जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीस रहा है। पिछले साल श्रद्धानंद ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि वो पिछले 29 साल से जेल की सजा काट रहा है, इसलिए अब उसे रिहाई दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उसकी ये याचिका खारिज कर दी थी। चलें, अपना रखें ढेर सारा ख्याल। मिलती हूँ जल्दी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।